So, now we are going to discuss about what is distance, what is displacement, what is speed, what is velocity, what is acceleration. But before discussing those things, I just want to recapitulate certain things जो हमें पहले पता होना चाहिए बेटे, जो हमने ऑलरेडी डेवलप किया है, जो चीजें हमने डेवलप की है वो मैं बताने जा रहा हूं बेटे। सबसे पहली बात ये कि पार्टिकल क्या होता है, ये मैंने आपको डिस्कस किया। जो चीज आप स्टडी कर रहे हो, जिसका मोशन आप स्टडी कर रहे हो, उस चीज को आप पार्टिकल कब कहोगे, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बेटे ऑलरेडी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल, ये हमें पहले पता होना चाहिए। नंबर टू, always and always whenever you are going to study anything, be it displacement, be it velocity, be it acceleration, be it anything, first of all you have to define a frame of reference. Very important. So जब मैं बोलूंगा पार्टिकल का पोजीशन, it will be with respect to a frame of reference. जब मैं बोलूंगा पार्टिकल का स्पीड, पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, it will be with respect to a frame of reference. And what do you mean by the frame of reference that we have discussed? Number 3, which you are going to discuss, which you are going to keep in mind, is that we are studying motion in a straight line. We are discussing motion in a straight line. When we say we are discussing motion in a straight line, it means हम हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ही एक्सिस एट अ टाइम यूज करने वाले हैं टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। बेटे 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 वसीम बेटे, डिस्टर्ब नहीं। तो अगली चीज हमें डिस्कस जो दिमाग में रखनी है कि जो पाथ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और हम हमेशा एट अ टाइम, फिलहाल के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ही एक्सिस यूज करने वाले हैं। और हम कन्वेंशंस याद रखेंगे, कन्वेंशंस हम डिफाइन करके रखेंगे। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस व्हिच वी आर गोइंग टू मेक, व्हिच वी हैव ऑलरेडी मेड टू बी प्रिसाइज। The conventions which we have made is take anything rightward positive, anything leftward negative, anything upward positive, anything downward negative, Shaukat beti, anything outward positive, anything inward negative. So these are the things which we are going to keep in mind once developing the physics of motion in a straight line. तो अब सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, it will be distance. Distance covered by a particle क्या होता है? क्योंकि हम बेटे फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, हमें हर किसी चीज को मैथमेटिकली वी हैव टू पुट एनीथिंग इनटू नंबर्स। तो सबसे पहली चीज बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल? डिस्टेंस क्या होता है? बट आई विल बी डिफाइनिंग डिस्टेंस इन मोशन इन वन डायमेंशन. I will not be going into the general definition of the distance because we will restrict our knowledge to motion in a straight line. We will restrict our physics to motion in a straight line. Later on we will generalize it. Okay? फिलहाल के लिए हमारा जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे मगर जब पार्टिकल फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज वेरी इजी, इट इज द पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल. What is the length of the path described by the particle? That is the distance. मतलब बेटे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा. पहली चीज है मैं पार्टिकल को डिफाइन करूंगा. पहले जो मैं मोशन स्टडी करने जा रहा हूं, किसका मोशन स्टडी करने जा रहा हूं? लेट अस सपोज मेरा पार्टिकल जो है ये एक गाड़ी है, कार. Okay, so I have defined a particle. Now number 2, what I have to define, it is a frame of reference. Where is my frame of reference? Let us suppose मैं यहां गाड़ी के पीछे खड़ा हूं. मैं गाड़ी के पीछे खड़ा होकर ये गाड़ी का मोशन स्टडी करने वाला हूं. इसका मतलब मैं मोशन स्टडी करने वाला हूं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं ही हुआ. लेट्स सपोज मैं गाड़ी के पीछे खड़ा हूं और मैं रेस्ट पे हूं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं हुआ. अब आपको मैंने बताया है कि मेरे को इंसान बनाने की जरूरत नहीं है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी मैं बनाऊंगा, मैं 3 एक्सिस बनाऊंगा. लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है बेटे जेड एक्सिस. ये मैंने बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? ऑब्जर्वर मैं. और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये फिलहाल के लिए रेस्ट पे है. टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट. नाउ द पार्टिकल, थर्ड थिंग यू हैव टू रिमेंबर is that the particle you are studying, the car in this case,
This car has to move in a straight line, and in this case, let us suppose the car is going along the x-axis. So first of all, I will replace the car by a particle because I know फिजिक्स में डायग्राम जो है, फिजिक्स में आप किसी भी चीज को, जो मैंने आपको बोला था, आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो, ये गाड़ी को आप मान सकते हो एज अ पार्टिकल. सो दिस इज अ पार्टिकल एट पोजिशन, लेट अस सपोज दिस कार सी, इट इज एट अ पोजिशन 2 meters from origin O. इसका मतलब I have defined the position of the car. First of all, what is the position of the car? If I have to define the position of the car, I will say the x coordinate of the car. The x coordinate of the car is 2 meters. Bas. I don't need to define its y coordinate. I don't need to define its z coordinate because we are studying motion in a straight line and we know only the x coordinate is going to change. So we will define the initial position of the car to be 2 meters. Now, the car starts moving rightwards. Let us suppose the car starts moving where? Rightwards. If you can visualize it, if the car starts moving rightwards, which coordinate is going to change? The x coordinate is going to change. And if I have a meter here, which somehow detects the x coordinate of the particle, ये meter है. जब ये पार्टिकल राइटवर्ड चलेगा तो ये मीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ेगा. इसका मतलब जब ये पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा है बेटे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है. तो किसी टाइम पर ये इधर पहुंच गया. लेट अस सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट बना 8 meters. तो ये है इसका पोजीशन, इसका फाइनल पोजीशन, इसको मैं मानूंगा F. तो इनिशियल पोजीशन ऑफ कार क्या था? 2 meters फ्रॉम द ओरिजिन. फाइनल पोजीशन ऑफ द कार क्या है? 8 meters फ्रॉम द ओरिजिन. क्या आप मुझे बोल सकते हो ये पार्टिकल कितना चला है? कितना चला है बेटे यहां से लेकर यहां तक? तो इस केस में आप बोल सकते हो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, the distance covered by the particle, it is delta x, let us suppose. Delta x means the distance covered by the particle. It is the final x coordinate 8 minus initial x coordinate 4, that is 4 meters. So this is the distance covered by the particle, 4 meters. When the car goes from point C to point F, the distance covered by the particle is 4 meters. Now, let us suppose something happened to the car and the car turns back from point F and it reaches back to point C. वापस आया तो यहां से जाते टाइम इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4. जब ये F से C तक वापस आएगा बेटे, ये और कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जाते टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे? 4 मीटर. आते टाइम भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटे? 4 मीटर. तो यू विल से in a one round trip the total distance covered by the particle is 4 meter plus 4 meter, that is 8 meter. This is the total path length. So यहां से लेकर यहां तक जब गया कितना पाथ कवर किया, फिर जब वापस आया कितना पाथ कवर किया, दोनों को प्लस करके आपको डिस्टेंस मिलेगा. इसका मतलब जब तक ये पार्टिकल मोशन में है, जितना भी ये पाथ फॉलो कर रहा है इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, यू एड ऑल द लेंथ्स ऑफ द पाथ एंड यू विल गेट द टोटल डिस्टेंसेस. और एक एग्जांपल, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे बेटी. और एक एग्जांपल बेटी, थोड़ा सा समझने के लिए इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे. लेट्स सपोज दिस इज कार initially at a distance of 4 meters, then it goes to a point B, and that point B is at a distance of 8 meters from the origin. Then it comes back and it goes here to the negative x-axis to a point A, which is at a distance of let's suppose minus 2 meters from the origin O. So I have to find out the distance. What is the distance covered by the particle? I have to see where the particle initially was. The particle was initially at point C. Then it goes from C to B. Then it comes back from point B to point A. I have to say the distance. Distance is the path length. तो मैं देखो पहले, सबसे पहले जब ये गया from C to B, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? जब ये गया C to B, C का कोऑर्डिनेट था 4, B का कोऑर्डिनेट था 8. जब ये C to B गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? फ्रॉम C to B 8 minus 4, that is 4 meter. This is the path length when the particle goes from C to B,
4 meters. Now, the particle comes from B to point A. How much is the path covered by the particle? When the particle comes from point B to point A, you can easily say, जब particle B से A आया, the length of the path it covers. Don't get confused by the negative sign. I have to see the length of the path it covers. When the particle goes from B to O, from B to O, it covers a distance of 8 meters. And from O to A, it covers a distance of 2 meters, not -2. Why? आप बोलोगे सर -2, आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं मानोगे डिस्टेंस को? क्योंकि बेटा डिस्टेंस स्केलर है। और जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. The distances will always and always and always keep on adding, independent of whether the particle is going towards right or whether the particle is going towards left. The path lengths will always and always only and only add. So, when the particle goes from C to B, it covers a distance of 4 meters. When the particle comes back from B to O, it covers a distance of 8 meters. And when the particle goes from O to A, it covers a distance of 2 meters. In this case, what is the total distance covered? 8 plus 4 is 12. 12 plus 2 it is 14 meters. So the distance covered by the particle is 14 meters. So what do you understand from the concept of distances? Point number 1. Distance is the path length covered by the particle. Number 2. Distance, it is a scalar quantity. Number 3. You have to always keep on adding and adding and adding the distances irrespective of whether the particle is going towards the right or whether the particle is going towards the left. The distances will always add up. You will never, ever and ever and ever include the negative sign into the distances. अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव साइन का फिर सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैं बोल चुका हूं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव का चक्कर तब आता है जब यू आर डिफाइनिंग अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट. उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर तो आने ही वाला है. लेकिन जब हम बात डिस्टेंस की करेंगे बेटे, डिस्टेंस की बात जब हम करेंगे, ये प्लस और माइनस का चक्कर हम दिमाग से निकालेंगे. हम हर किसी चीज का मॉड ही लेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ये जो पार्टिकल है राइट वर्ड जा रहा है लेफ्ट वर्ड जा रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे. हम सिंपली देखेंगे पार्टिकल ने पहले कितना पाथ कवर किया, उसके बाद कितना पाथ कवर किया, उसके बाद कितना पाथ कवर किया, तीनों को आपस में ऐड करके आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल मिलेगा. और एक चीज यहां से आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए बेटी, एज फार एज द पार्टिकल इज इन मोशन, जब तक ये पार्टिकल मोशन में है तब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. और इसका जो डिस्टेंस है विद टाइम हमेशा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा. क्यों? क्योंकि बेटे डिस्टेंस जब तक पार्टिकल मोशन में है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम. जब तक पार्टिकल मोशन में है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम, बिकॉज यू आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, यू आर ऑलवेज एडिंग द डिस्टेंसेस irrespective of where the particle is going. शौकत बेटी, वसीम बेटी, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं बेटी? जो डिस्टेंस है ये विद टाइम कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, ये विद टाइम कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमेशा पाथ लेंथ्स को आपस में ऐड ही करोगे irrespective of whether the particle is going rightwards or whether the particle is going leftwards. So what are the things we note about the distance? Number 1, it is the length of the path traversed by the particle. Number 2, it is a scalar quantity. When you say it's a scalar quantity, you will always take distance to be positive irrespective of whether it's going towards right or it's going towards left. Number 3, the SI unit of distance is meter. Number 4, distance will never ever and ever decrease with time as far as the particle is in motion. So, this is all about the distance. Now we are going to deal with the displacement. So we talked about distance. Now the next thing we are going to talk about, it is the displacement of a particle. As all of you know that displacement of a particle, it is not a scalar.
Displacement of a particle is a vector quantity. When you say vector quantity, it has two things. Number one, it will be having a good magnitude, and then it will be having a defined direction also. But again, I want to tell your people that we will restrict our definition of displacement to motion in a straight line. We will not be going into the generalized definition of the displacement, because that we will discuss in motion in two dimensions. फिलहाल के लिए, because we are dealing with the motion in a straight line, तो हम displacement भी पढ़ेंगे in relation to straight line only. So what do you mean by displacement? Displacement is nothing. As I said, जो in my last lecture, सबसे पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पार्टिकल कौन है, आप किस बॉडी को स्टडी कर रहे हो. तो मेरी लास्ट एग्जांपल जो थी उस लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने अपना ऑब्जेक्ट किसको माना था बेटे? कार को. पहली चीज होती है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो, आप किसका मोशन स्टडी कर रहे हो. इन दिस केस वी आर स्टडीइंग द मोशन ऑफ अ कार, ऑब्वियसली ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एंड देन यू हैव टू डिफाइन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये कार की मोशन को कौन स्टडी कर रहा है? वो मैं खुद था, इंसान कार के पीछे. ठीक है बेटी, तो हम दोनों चीजें यहां पर डिफाइन कर चुके हैं. ऑब्जेक्ट क्या है? कार. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? आप या मैं, व्हाटएवर, जो कार के पीछे खड़ा है. अब फिजिक्स अलाउज अस टू रिप्रेजेंट बोथ द थिंग्स बाय अ सर्टेन थिंग. नंबर वन, I can replace myself with a frame of reference defined in physics to be a coordinate system. Coordinate system x-axis, y-axis and z-axis, and I can replace the car by a particle. As far as the car is covering large distances, I can replace the car by a particle. So I am doing what I can do. I have defined these things already. So let us suppose जो कार का initial coordinate था वो 4 मीटर था. So what is the initial x coordinate of the car? Initial x coordinate of the car is 4 meters. And now the car moves and the car goes to a final coordinate, final point B, and now its coordinate is 8 meters. As यहां पर आपको बेटे दिमाग में रखना पड़ेगा, यहां पर initial x coordinate भी पॉजिटिव है, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है. अब मैं प्लस माइनस का चक्कर लाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट में. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटे. डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा. चूंकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेस पोजीशन है पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो +4 लिखना पड़ेगा. फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो +8 मीटर लिखना पड़ेगा. अब अगर मुझे डिफाइन करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज सिंपली द change in x coordinate of the particle. So you can say delta x. What is delta x beta? Change in x coordinate of the particle. And how do you define the displacement of the particle? It is simply the change in x coordinate, and change in x coordinate can be defined as final x coordinate minus initial x coordinate. In this case the displacement is final x coordinate, it is 8, minus initial x coordinate, it is 4. So displacement is 8 minus 4, it is 4 meter. And you must realize that displacement is 4 meter and it is actually +4 meter. +4 meter means that the particle has moved in rightward direction. इसीलिए यहाँ +4 आया क्योंकि पार्टिकल गया C to B. जब पार्टिकल गया C to B तो ये मूव हुआ ना टुवर्ड्स राइट. जब टुवर्ड्स राइट मूव हुआ इसलिए यहाँ पर आपको साइन मिला बेटे पॉजिटिव. तो अभी तक आप शायद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फर्क है वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे इस एग्जाम्पल से, क्योंकि ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने डिस्टेंस में भी कोट किया था. उसमें भी डिस्टेंस मिला था 4 मीटर, इसमें डिस्प्लेसमेंट मिला 4 मीटर. आप बोलोगे सर फर्क क्या है? दूसरी एक एग्जाम्पल से मैं आपको जो डिफरेंस है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शायद आप लोगों को एहसास होगा कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. दूसरी एग्जांपल देख बेटे, लेट अस सपोज ये कार यहां पर था, ये इसका पोजीशन डिफाइन किया था आपने 4 मीटर. सो इनिशियली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कार इज 4 मीटर. नाउ द कार डजंट मूव टुवर्ड्स राइट, इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट and it goes on the negative x-axis. And it goes on the negative x-axis. Let us suppose इसका जो फाइनल x कोऑर्डिनेट है वो बना -2 मीटर. तो यहां पर आपने जब इनिशियल कोऑर्डिनेट
बनाया, वो बनाया 4 मीटर। अभी जब आप फाइनल कोऑर्डिनेट बनाओगे, ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला गया बेटे, आप 2 मीटर नहीं बनाओगे, -2 मीटर बनाओगे। प्लस माइनस का ख्याल रखोगे, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर रहे हैं बेटे। Now, how do you define the displacement in this case? Again, it is the change in x coordinate. Change in x coordinate is final x coordinate minus initial x coordinate. So delta x is, what is the final x coordinate? Final x coordinate is -2 meter minus, what is the initial x coordinate? It is 4 meter. So displacement is -4 minus 2, it is -6 meter. As all of you can well realize that in this case the displacement of the particle comes out to be negative. And when you say that the displacement of the particle comes out to be negative, you must realize negative means left. You must realize that the particle has moved in leftward direction. इसीलिए particle का initial position C है, final position let us suppose B है। जब particle गया from C to B, तो ये चलाना towards left। जब ये चला towards left, आपकी displacement में minus sign आ गया बेटे। तो यहां पर आपको प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। वंस यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, वंस यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, प्लस माइनस का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस का ख्याल रखने की जरूरत है। जब जब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा पॉजिटिव, आप दिमाग में बोल सकते हो बेटा पार्टिकल टुवर्ड्स राइट चला है। जब जब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बेटे नेगेटिव, आप बोल सकते हो जो पार्टिकल है ये टुवर्ड्स लेफ्ट चला है बेटे। जैसे इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट मिला -6 मीटर, -6 मीटर मीन्स द नेट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज leftwards. Or example, so that you appreciate the distance and the difference between the distance and the displacement, I will give one more example and you will note this down on your notebooks. Let us suppose particle is initially at a distance of 4 meter from the origin. So what is the initial x coordinate? It is 4 meters. Then the particle goes to point B, which is at a distance of 8 meters. And then the particle does not stop here. The particle point B से ये और एक point पे गया, let us suppose point A पे गया, जो origin से -2 मीटर की दूरी पर है। सो पार्टिकल का पहले पोजीशन था C, बाद में गया B, बाद में गया A। सो मगर अगर मुझे पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफाइन करना है बेटे, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन में डिफाइन करूंगा C और पार्टिकल का फाइनल पोजीशन में डिफाइन करूंगा बेटे A। B था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में we just need the two positions of the particle. Remember this, you need the initial position and the final position. Initial position is C, final position is A. So what is the final x coordinate of the particle? It is -2 meter. If I say, आपको मैं बोलूंगा बेटे कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आप बोलोगे सर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना -2 माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना 4, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ -6 मीटर। सेम जो प्रीवियस केस में था। ये क्या मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ -6 मीटर? इसका मतलब पार्टिकल नेट लेफ्टवर्ड चला है और कितना चला है बेटे 6 मीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस मेरे को कवर कर बताओ, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, आपको पहले देखना पड़ेगा C से B तक कितना डिस्टेंस है, B से C तक कितना डिस्टेंस है, C से A तक कितना डिस्टेंस है, फिर वो तीनों को आपस में क्या करना पड़ेगा बेटे। सो व्हाट यू नीड टू रियलाइज इन दिस सिचुएशन इज दैट जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल नेवर गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ द पार्टिकल मूव्स। फॉर एग्जाम्पल बेटे यहां पार्टिकल गया, पहले गया फ्रॉम C, फिर गया टू B, फिर गया टू A। जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला आपको मिला डिस्प्लेसमेंट इज -6 मीटर। इसका मतलब ये इक्वेशन आपको सिर्फ इतना बोलता है पार्टिकल नेट लेफ्टवर्ड चला है और 6 मीटर चला है। ये कैसे चला उसका कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता है। जैसे आपको पता है ये पार्टिकल कैसे चला, पहले गया फ्रॉम C टू B, फिर गया फ्रॉम B टू A, लेकिन ये इक्वेशन हमें बोलता है पार्टिकल नेट ये कहां गया, कैसे गया, पहले कहां गया, बाद में किधर था, चाय किधर पी, बैठा किधर, आया किधर,
ये कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपको सिंपली बोलता है पार्टिकल ने बीच में क्या किया क्या नहीं किया मुझे कोई लेना देना नहीं है, नेट ये लेफ्टवर्ड चला और 6 मीटर चला। So displacement of a particle does not give an idea about the real path followed by the particle. That is why you say displacement is a hypothetical concept. You cannot associate reality to the displacement in majority of the cases. हाँ, कुछ ऐसे cases है जहां पर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं, वो मैं आप बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं ये चीज आपको समझाने जा रहा हूं बेटे, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद आपको पार्टिकल का एग्जैक्ट मोशन क्या था, ये पहले किधर गया था बाद में किधर गया था, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता। आपको सिर्फ ये बात पता चलेगी कि हाँ पार्टिकल किस डायरेक्शन में चला है नेट और कितना चला है नेट, बस बात खत्म। The nature of the exact motion you cannot derive from the concept of displacement. So, फिलहाल के लिए बेटी दो चीजें आप याद रखोगे, distance scalar, displacement is a vector. Now Shaukat बेटी please sit down, I have to just finish it off. Point number 2, you will remember that while calculating the displacement you have to take the signs of the coordinates into account. पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन को ठीक से देखना पड़ेगा और बाद में दो कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तीसरी चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटे, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आपको बेटे समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अनलाइक द डिस्टेंस जब हम निकालते थे बेटे, आप लोगों को पता है मैंने समझाया एग्जांपल के थ्रू, whenever you are finding the distance covered by the particle, the distance will always and always increase with time as far as the particle is moving. But the displacement is altogether a different picture. The particle का जो displacement है ये with time decrease भी हो सकता है। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे। देख बेटी, पार्टिकल जो है ये पहले C पे था, बाद में बी पे चला गया। अगर मैं आपको बोलूं पार्टिकल का डिस्प्ले पहले इनिशियल कोऑर्डिनेट था, इट वाज एट सी, देन इट गोज टू बी, व्हाट हैपेंस टू द डिस्प्लेसमेंट? यू विल से सर द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज़ द पार्टिकल वाज एट सी, देन इट गोज टू बी, सी इज नियर टू द ओरिजिन, less coordinate, b is very far from the origin, it has more x coordinate, so when the particle goes from c to b, the x coordinate increases. But if the particle returns back to c, जब पार्टिकल वापस आ रहा है तो फाइनली जब ये C टू B गया इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा था। अब जब ये B टू C जा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट वापस डिक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज से पार्टिकल वापस पहुंचा पॉइंट C पर, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी C है, इसका फाइनल पोजीशन भी C है। व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? ओवरऑल 0। सो द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट इंक्रीजेस विद टाइम व्हेन इट गोज फ्रॉम C टू B. Then when the particle comes back from B to C, the x coordinate decreases with time, and finally the overall change in x coordinate is 0. So you will realize, you must realize from this example is that the displacement can increase with respect to time, the displacement can decrease with respect to time, and the displacement can be 0 also. In short, let me put it in a very simple way, displacement is a vector. A vector can be positive, a vector can be negative, a vector can be 0. Just like that, displacement can be positive, displacement can be negative, displacement can be 0. A vector can increase with respect to time. Displacement can increase with respect to time. A vector can decrease with respect to time. Displacement can decrease with respect to time. A vector can be 0. Displacement can also be 0. So the important feature that differentiates the distance from displacement is that जब तक एक पार्टिकल मोशन में है डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर पार्टिकल वापस भी आ रहा है तब भी बढ़ता रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकता है बेटे, पार्टिकल वापस आएगा तो घट भी सकता है बेटे, 0 भी हो सकता है बेटे, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटे, नेगेटिव भी हो सकता है बेटे, कुछ भी हो सकता है। वन मोर थिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दैट generally distance is greater than the displacement, generally, and in certain special cases distance can be equal to displacement. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे, कभी कभी अक्सर केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है।
और कुछ स्पेशल खास सिचुएशंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर भी होते हैं। पहली बात यह है, मैं ऐसा सिचुएशन बनाऊंगा जहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। लेट अस सपोज एक पार्टिकल गया फ्रॉम पॉइंट 1, ये गया टू पॉइंट 2। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटे व्हाट इज द distance covered by the particle, you will say this path. I will say what is the displacement of the particle, you will say this path. So in this case the magnitude of distance is equal to the magnitude of displacement. Magnitude of distance and displacement is the same because the particle goes from point 1 to point 2 and stops there. पार्टिकल पॉइंट 1 से स्टार्ट किया, 2 पे गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया, यहीं से यहीं तक जो पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो गया। अब आप बेटे ये चीज समझ लो। दूसरी एग्जांपल देखो बेटे, अगर पार्टिकल पॉइंट 1 से गया पॉइंट 2, फिर पॉइंट 2 से वापस आया पॉइंट 3, मुझे बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। देखो बेटे डिस्टेंस है, पहले पार्टिकल गया फ्रॉम 1 to 2, तो इट इज पाथ लेंथ 1 2 प्लस, फिर पार्टिकल आया फ्रॉम 2 to 3 प्लस पाथ लेंथ 2 3, दिस इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इन दिस केस इज पाथ लेंथ 1 2 प्लस पाथ लेंथ 2 3। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं बेटे, पहले इनिशियल पॉइंट देखो वो क्या है 1, फिर फाइनल पॉइंट देखो वो क्या है 3, 2 नहीं, क्योंकि पार्टिकल 1 से गया था 2, फिर 2 से आया था 3, तो इनिशियल पॉइंट था 1, फाइनल पॉइंट था 3, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ लेंथ हो गया बेटे, सिर्फ 1 3। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस है 1 से लेकर 2 तक कितना है प्लस 2 से लेकर 3 तक कितना है, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ है 1 से लेकर 3 तक कितना है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इन दिस केस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So remember, if the particle moves in a certain direction, then it comes back. If the particle moves in a certain direction and then it comes back, वापस आया बेटे, तो ऑटोमेटिकली जब पार्टिकल वापस आया डिस्टेंस ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड वाइज डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब हुआ बेटे, तो डिस्टेंस है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? Magnitude of distance can be equal to the magnitude of displacement when if the particle moves in a straight line and does not come back. When is the magnitude of distance more than the magnitude of displacement? When the particle moves in a straight line and then it turns back. In this case, the distance covered by the particle will be more than, magnitude wise, it will be more than the magnitude of the displacement. So we will remember, in general, the magnitude of distance can be greater than or equal to the magnitude of displacement. आप कब बोलोगे इक्वल, कब बोलोगे ज्यादा, मैं क्लियर कर चुका हूं बेटे। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कब होता है बेटे बराबर? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और वापस नहीं आएगा। कब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा और वापस भी आएगा बेटे। This is all about the distance and displacement. So the key features you'll remember about the displacement is, please, number 1, displacement is, if you are defining in relation to a straight line, simply the change in coordinates of a particle is the displacement. Number 2, it's a vector quantity. It can be positive, it can be negative, it can be 0. Number 3, displacement can increase with respect to time, displacement can decrease with respect to time, displacement can be 0 with respect to time. Number 3, the SI unit of displacement is meter, just like distance. Number 4, while calculating the displacement, you will take the signs into consideration when it is positive and when it is negative, unlike the distance. And what are the key differentiating features between the distance and the displacement is, distance is a scalar, displacement is a vector. While calculating the distance, you will always use the modulus of distance. You will always keep the path lengths to be adding and adding and adding and adding and adding. But in case of displacements, you can see that the displacements can get subtracted also. And you will remember that the distance of a particle can be greater than or equal to displacement. And the point to be noted is when the distance will be equal to the displacement and when the distance will be greater than the displacement.
those things I have cleared in the lecture. You will please read some book and try to figure it out yourself also. Thank you so much. तो बेटे लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात की ऑलरेडी. अभी हमारा जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल. जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो अ पार्टिकल इज मूविंग. अगर कोई पार्टिकल, लेमैन को हम बताएंगे बेटे स्पीड क्या है, तो वो बोलेगा कि जो पार्टिकल ज्यादा फास्ट चलेगा उसका स्पीड ज्यादा है, जो पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता चलेगा उसका स्पीड कम है. लेमैन के लिए स्पीड मीन्स how fast or how slow. He just has a qualitative idea of speed. He can somehow feel the speed, but he cannot express the speed in mathematical expressions. Our job as physics students is to express the speed, but mathematically. हमारे पास कोई मैथमेटिकल वे होना चाहिए स्पीड को एक्सप्रेस करने का. जो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स एसोसिएट करते हैं, वैसे ही हम स्पीड को भी नंबर्स एसोसिएट कर पाए, so that we can compare the speeds, we can do a lot of things with the speed. So our job as physics students is to assign a number to the speed, to calculate the speed mathematically, to assign a number to the speed, to assign a unit to the speed. So in this lecture we will try to develop the concept of speed, and we will see how can we define speed, how can we measure speed, what do we mean by the average speed, how average speed will help us, what do we mean by the instantaneous speed, how instantaneous speed will help us, what is the use of average speed, what is the use of instantaneous speed. All those things we are going to discuss in the topic, and this topic we call as the speed. So first of all, to discuss the speed, हमें सबसे पहले बेटे हमारे पास एक बॉडी होना चाहिए कि जो चलेगा, क्योंकि जब बॉडी चलेगा आप उसको ऑब्जर्व करके उसका स्पीड डिफाइन करोगे. लेकिन आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम मोशन पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. When we study motion in a straight line, we have to restrict the motion of the particle to a particular axis. In this case, we are restricting the motion of the particle to only x-axis. तो हमारा जो पार्टिकल है ये x-axis पे चलने वाला है. Let us suppose ये x-axis है बेटे और ये y-axis है बेटे, और ये पार्टिकल है यहां पर अभी रुका हुआ है, अभी ये चल नहीं रहा है. और इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, इसका x कोऑर्डिनेट है बेटे x1. अब स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें इस रेफरेंस फ्रेम में और एक चीज ऐड करना पड़ेगा. वो चीज क्या है? हमें इसको क्लॉक ऐड करना पड़ेगा बेटे. लेट अस ऐड अ क्लॉक एंड नीडल, एंड let us suppose this reading of the clock here, it is 0, then you have some other readings of the clock, 1 2 3 4 5 6 7 8, whatever. It is a clock. You are adding a clock to the reference frame. Now why do we add a clock to the reference frame to define speed? That I am going to discuss. फिलहाल के लिए बेटे अभी जब ये पार्टिकल यहां पर है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बेटे x1, ये क्लॉक यहां पे रीडिंग दिखा रहा है 0. इसका मतलब at time t equal to 0, the position of the particle is x1 from the origin. So the initial status of the particle, the initial position of the particle is when the clock shows us 0 time. इसका मतलब अगर मुझे इनिशियल कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, जो पार्टिकल जहां पे था इनिशियल कोऑर्डिनेट आई एम गोइंग टू डिफाइन at t equal to 0, and what is the coordinate of the particle? x1. Now I will allow the particle to move. जो मैं पार्टिकल को बोल रहा हूं कि भाई अब चलो, जब ये पार्टिकल चला, यहां से मैं क्लॉक भी देख रहा हूं कि ये क्लॉक जो है इसका नीडल अब 0 पे स्टक नहीं रहेगा, ये क्लॉक भी चलने लगेगा बेटे. और ये पार्टिकल यहां से उठ के x1 कोऑर्डिनेट से गया बेटे, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ फ्रॉम x1, अब इसका कोऑर्डिनेट बना x2. ये यहां से यहां तक चला और यहां से ये नीडल भी बेटे डिफ्लेक्ट हुआ, यहां से इसने रीडिंग दिखाया t. इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ फ्रॉम x1 टू x2. कितने टाइम में चेंज हुआ बेटे? पहले टाइम था 0, अभी टाइम है t. तो मैं बोल सकता हूं बेटे एट t इक्वल टू 0, जब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट था x1. अभी एट टाइम t इक्वल टू t, एट टाइम t
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज x2. सो दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए. पहली चीज, ये पार्टिकल कितना चला, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और ये पार्टिकल कितने टाइम में चला, दैट वी आर गोइंग टू रीड बाय क्लॉक. दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए टू डिफाइन द स्पीड. पार्टिकल का डिस्टेंस कितना कवर हुआ और कितने टाइम में कवर हुआ. बेटे ये दो चीजें अगर मुझे पता है तो मैं स्पीड डिफाइन कर सकता हूं. एंड हाउ डू आई डिफाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. The average speed of the particle is defined as how much is the distance covered, total distance covered by the particle divided by the total time taken by the particle. That is how you define the average speed. So it is not that difficult to define the average speed. It's very easy. Once you define the average speed, you have to know two things. ये particle ने कितना distance cover किया और कितने time में cover किया. कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता चलेगा एक्स एक्सिस पे कितना चला है बेटे. कितने टाइम में इसने डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता चलेगा बेटे क्लॉक से. तो दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा बेटे, एवरेज स्पीड. तो इस केस में बेटे अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले देखूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले I will see what is the distance covered by the particle. As you can see, the distance covered by the particle is, initially it was at x1, finally it is at x2. The distance covered by the particle is x2 minus x1. So the distance covered by the particle is x2 minus x1 divided by, in how much time does the particle cover that distance x2 minus x1? Initially the time was 0, finally the time is t. So how much time has elapsed? t minus 0. That is t minus 0. इसका मतलब बेटे एवरेज स्पीड जो है इस केस में एवरेज स्पीड इज x2 minus x1 divided by t. खत्म. That is the average speed. So once you define the average speed, you must be knowing two things. Please mind it. Very important thing to note here. Once you are defining the average speed, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बेटी. ये पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया. ये जो हम बोलते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, ये टाइम को हम बोलते हैं बेटे टाइम इंटरवल. इसका मतलब इसमें एक फाइनाइट टाइम इंटरवल आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में कर रहा है. दैट time is shown by the clock. So you need a definite time interval to define the average speed. And how do you define the average speed? You define average speed as the distance covered by a particle in a finite time interval, in a defined time interval. That defined time interval is shown by the clock. And how do you find out the average speed? You divide the two. Total distance covered by the particle divided by the total time taken by the particle to cover that distance. तो अगर मैं बेटे मैथमेटिकली ऐसे लिखो बेटे, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू बेटे, लेट अस सपोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज डेल्टा एस divided by in how much time does the particle cover this distance delta s, that is delta t. तो इसका मतलब बेटा एवरेज स्पीड हम डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज स्पीड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये है सीधा सीधा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है. तो मैं बेटे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करूंगा. छोटी सी एग्जाम्पल एक करेंगे. इस केस में हम एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटे. You have to appreciate that the average speed is the distance covered by the particle and the ratio of distance covered by the particle and the time taken to cover that distance. Example. For example, beti, this is our coordinate system and the particle is here. इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट था 2 मीटर. फिर ये पॉइंट ए पे था, फिर ये पॉइंट बी पे चला गया. अभी इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो बना बेटे 4 मीटर. फिर ये पॉइंट बी से उठ के गया लेट अस सपोज पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, -2 मीटर. और यहां पर आपका क्लॉक है.
क्लॉक आपका रीडिंग दिखा रहा है बेटे, जब t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल A पे था और इसका कोऑर्डिनेट था 2 मीटर। एट t इक्वल टू लेट अस सपोज 3 सेकेंड्स पार्टिकल B पे है और इसका कोऑर्डिनेट है 4 मीटर। एट t इक्वल टू लेट अस सपोज 8 सेकेंड्स पार्टिकल C पे है और इसका कोऑर्डिनेट है -2 मीटर। ये आपके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता है एट डिफरेंट टाइम्स। At t equal to 0, the particle is at point A and its x coordinate is 2 meters. At t equal to 3 seconds, the particle is at B and its coordinate is 4 meters. At t equal to 8 seconds, the particle is at C and its coordinate is -2 meters. Now, you have to tell me what is the average speed of the particle or the whole journey when the journey of the particle starts from point A and it ends at point C. The intermediate point is B. You have to tell me the average speed of the particle. So how do you calculate it? First of all, we have to calculate the distance traveled by the particle. How much is the distance traveled by the particle? बिल्कुल आसान सी चीज है बेटे। पहले पार्टिकल A पे था, बाद में B पे आया, बाद में C पे आया। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस कैसे हम कवर करेंगे। हम देखेंगे A से B तक कितना डिस्टेंस, जब ये A से B तक गया इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो पाथ लेंथ AB कितना है बेटे, A से B तक कितना है बेटे, 4 - 2, it is 4 - 2, it is 2 meters। उसके बाद देखेंगे बेटे जब ये आया B टू ऑरिजिन, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे, तो B से लेकर ऑरिजिन तक डिस्टेंस कवर हुआ है बेटे 4 मीटर्स। फिर हम देखेंगे जब ये O से C तक गया इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे, O से C तक जब ये गया बेटे इसने डिस्टेंस किया 2 मीटर। इसको मैं स्टार मार्क करूंगा बेटे। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज अगेन आई विल रिपीट, आप ये नहीं बोल सकते कि जब ये O से C तक गया इसने डिस्टेंस कवर किया -2 मीटर। यू कैन नॉट से इट इज -2 मीटर। Why you cannot say it's -2 meter? Because distance is a scalar. You never use the negative sign, already discussed in my lectures. So you will use the modulus, the positive value of the distance, that is 2 meter. So how much is the total distance traveled by the particle? The total distance traveled by the particle is 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8. Now we will see what is the total time taken to cover the distance. Total time taken to cover the distance is, क्लॉक का रीडिंग शुरू हुआ था 0 से, क्लॉक का रीडिंग खत्म हुआ 8 पे बेटे, तो ये क्लॉक कितने टाइम तक चलता रहा, 8 सेकंड तक ये क्लॉक चलता रहा। इसका मतलब ये पार्टिकल ने A से B तक, B से O तक, O से C तक जाने में कितना टाइम लगाया, इसने टाइम लगाया बेटे 8 सेकंड। टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर, टोटल टाइम है 8 सेकंड। तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, average speed is total distance 8 meters divided by total distance total time 8 seconds, 8 cancel, it is 1 meter per second. So this is the average speed of the particle or the full journey, it is 1 meter per second. Now since I am defining the speed to be equal to the total distance traveled by the particle divided by total time taken by the particle, since I am defining speed with respect to the rate of change of distance, the speed must be a scalar quantity. And when you say speed must be a scalar quantity, आपको यहां से खुद समझ में आना चाहिए कि बेटा जैसे एक पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी तरह पार्टिकल का स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, so the important thing about the speed, number 1 is it is the rate of change of distance. Number 2, it is a scalar quantity. Number 3, it cannot have a negative value just like the distance. Number 4, the SI unit of speed, it is meter per second. Number 5, the first type of speed, it is the average speed. How do you calculate the average speed? You calculate the average speed by calculating the total distance traveled by the particle in a definite time interval. You divide the distance and the time interval, you get the average speed.
Now there is one more type of speed, and it is called as the instantaneous speed. What do you mean by instantaneous speed of a particle? What do you mean by instantaneous speed? The instantaneous speed of a particle is, it is the speed of a particle at a particular instant of time. For example, बेटे, यही एग्जाम्पल मैं लूंगा. लेट अस सपोज ये पार्टिकल जो है इसका पहले कोऑर्डिनेट था 2 मीटर, बाद में ये बी पे गया, ये बी पे इसका कोऑर्डिनेट था बेटे 4 मीटर, बाद में सी पे आया है, सी पे इसका कोऑर्डिनेट था -2 मीटर. तो व्हाट डू यू मीन बाय, हाँ यहां पर एक क्लॉक है. क्लॉक का टाइम जब ये स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करता है बेटे? 0 से, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, फिर 7 सेकेंड, फिर लास्ट में 8 सेकेंड, फिर वापस 0. लेट अस सपोज अगर ऐसा है तो अगर मैं आपको बोलूं बेटे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 0, आप बोलोगे सर 0 इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एट रेस्ट. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट वाज द पार्टिकल स्पीड एट t equal to 1 seconds. I am changing the terminology. I am not telling you what was the speed of the particle from 0 to 1. No. I am telling you what was the speed of the particle at t equal to 1 second, at t equal to 2 second, at t equal to 3 second, at t equal to 4 second. So when I ask you the speed of the particle at a particular instant, that speed is called as the instantaneous speed. Here I am not giving you any kind of interval. अगर मैं आपको बोलूं बेटे पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना था फ्रॉम 0 to 3, तो आप क्या करोगे? 0 to 3 तक कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय 3, आपको आंसर मिलेगा. अगर मैं आपको बोलूंगा नहीं भैया मेरे को स्पीड ऑफ द पार्टिकल चाहिए एट इक्वल टू 3 सेकेंड्स, इसका मतलब आई एम नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ इंटरवल. When I don't give you any sort of interval and I tell you to find the speed of a particle at a particular instant of time, at that time you are going to get the instantaneous speed of the particle. And how do you find out the instantaneous speed? We have already discussed this in calculus. The instantaneous speed of the particle is defined as the distance traveled divided by time, but time interval, but the time interval should tend to 0. Why the time interval should tend to 0? Because I am not giving any time interval. I am asking the speed at a particular instant of time. That means the time interval is tending to 0. इसका मतलब जो instantaneous speed का formula आएगा बेटे, ये आएगा ds by dt, the rate of change of distance with time. It is the differentiation of distance function with respect to time, and you get the instantaneous speed, the speed of the particle at a particular instant of time. So अब हमें बेटे समझ में आया स्पीड क्या होता है. सिंपली स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इसके दो टाइप्स होते हैं, या तो आप एवरेज स्पीड डिफाइन करो या तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करो. अगर आपको एवरेज स्पीड डिफाइन करना है बेटे, उसमें आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो एक बड़ा अच्छा खासा टाइम इंटरवल होगा, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप देखोगे पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइड बाय करोगे कितना टाइम लगा, तो आपको उस टाइम इंटरवल पे एवरेज स्पीड मिलेगा. इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है बेटे, इसमें आप एक पार्टिकल का स्पीड निकालते हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. When you say at a particular instant of time, it means I am not giving you any sort of interval. I am asking you to find the speed of a particle at a particular time. In that case, what do? You take the time interval to be 0 and you get instantaneous speed as the rate of change of distance with respect to time. So, अब आपको बेटे समझ में आ रहा होगा जब मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड, दो चीजें. जब मैं लिखूंगा बेटे एवरेज स्पीड, उसमें मैं लिखूंगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. जब मैं बोलूंगा बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड, आई विल यूज डी एस बाय डी टी. आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. डेल्टा एस बाय डेल्टा टी का मतलब क्या बेटे, डी एस बाय डी टी का मतलब क्या बेटे. So that is all about the speed, that's all about the average speed, and that's all about the instantaneous speed. So we have discussed about the speed of a particle. In this lecture, we are going to discuss what is velocity. What is velocity?
तो बेटे basic difference between speed and velocity is speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. When you say velocity is a vector quantity, it has two things. Number one, it will be having a good magnitude and then it will be having a direction also. But we are dealing with motion in one dimension. If we are dealing with motion in one dimension, again the same thing. हम अपने पार्टिकल को बेटे रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, इसको हम मूव कराएंगे एक ही एक्सिस पे. This is, for example, the x-axis and this is a coordinate system. This is the y-axis and here we have a clock. Clock का क्या काम है वो आपको पता है, लास्ट वाले लेक्चर में आपको बेटे पता है. ये आपको क्लॉक आपको बताएगा कि पार्टिकल का जर्नी किस टाइम से स्टार्ट हुआ और किस टाइम पे खत्म हुआ. That is the function of a clock in a reference frame. Now, we have to allow the particle to move only on the x-axis. So let us suppose the particle was at a coordinate x1 at time t equal to 0. After some time, its coordinate becomes x2 at time t equal to t. So, how do you define the velocity? The average velocity, just like the average speed, the average velocity of the particle is defined as, the total. अगर स्पीड डिफाइन करना है तो टोटल डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी डिफाइन करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. खत्म. अब चूंकि न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो इसका यूनिट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए बेटे हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और कितने टाइम में किया. दोनों को डिवाइड करो, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा. सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, यू विल से इट इज द टोटल रेशियो ऑफ total distance traveled and the total time taken by the particle to travel that displacement. Okay, average velocity is the ratio of total displacement covered by the particle and the total time taken to cover that displacement. So the average velocity, I can write down, the average velocity is total displacement of the particle. What is the total displacement of the particle in this case? It is x2 minus x1 divided by what is the total time taken? T minus 0, it is t. So the average velocity is, in this case, x2 minus x1 divided by t. That's it. The average velocity is x2 minus x1 divided by t. And this average velocity will have a direction. This average velocity will have a direction. Why this average velocity will have a direction? Because the average velocity is a vector quantity. The velocity is a vector quantity. So what is the direction of this average velocity? The direction of the average velocity is the same as that of the displacement. जो displacement का direction है बेटे वही average velocity का direction होगा. और displacement का direction मैंने बोला है आप लोगों को बेटे, जब हम motion in 1D पढ़ते हैं, displacement के दो ही possible directions हैं. या तो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव या तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल चला है राइटवर्ड, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब पार्टिकल चला है लेफ्टवर्ड. इसका मतलब ये वेलोसिटी के भी दो ही डायरेक्शंस होंगे, या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा. अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन राइटवर्ड. अगर एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव मिला तो मतलब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी के दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको पॉजिटिव मिला, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज राइटवर्ड. अगर एवरेज वेलोसिटी का साइन आपको नेगेटिव मिला तो मींस एवरेज वेलोसिटी इज लेफ्टवर्ड. दैट्स इट. सो एवरेज वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? दैट वी ऑलरेडी नो. So how do you calculate the average velocity? To put it very short, the average velocity is total displacement divided by total time. And the direction of average velocity is the same as that of the displacement. And how many possible directions does the displacement have? Two. Positive or negative. How many possible directions does the average velocity have? Two.
positive or negative. Positive and negative means if particle moves towards right, you say positive. If the particle moves towards left, you say negative. If the average velocity direction comes out to be positive, that means the direction of average velocity is towards right. If the direction of average velocity comes out to be negative, that means the direction of average velocity is towards left. In short, the direction of average velocity is the same as that of the displacement of the particle. And how to calculate the displacement of the particle, that we already know. To put it short, let me put up a final expression for this average velocity. The final mathematical expression for this average velocity is total displacement represented by delta x divided by total time taken represented by delta t. And this time interval must be a finite time interval because we are defining the average velocity. Now, how do you find out the instantaneous velocity? What do you mean by instantaneous velocity? Velocity of a particle at a particular instant of time. In that case, you reduce the time interval to zero. Mathematically, how do you reduce the time interval to zero? You put up a limit and you see that the instantaneous velocity is defined as delta x divided by delta t, but the time interval we have to tend to zero. So instantaneous velocity is dx by dt. That's it. And what is the unit of this instantaneous velocity? Meter per second. Again, this instantaneous velocity, when we are discussing the motion in one dimension, the instantaneous velocity will have two possible directions, positive or negative. If the instantaneous velocity has positive direction, that means it's towards right. If the instantaneous velocity has a negative direction, that means the instantaneous velocity is pointing towards left. So once we discuss velocity, we have to calculate two things of the velocity. Number one is the magnitude of the velocity. Number two is the direction of the velocity. The magnitude we calculate by using these equations, and the direction we calculate by calculating the direction of the displacement. The direction of the velocity is the same as that of the displacement. That is very important point you will note. Okay. So, अब हमने डेवलप किया concept of speed, concept of average speed, concept of instantaneous speed, concept of average velocity, concept of instantaneous velocity, how average velocity is different from speed. It is, average velocity is a vector, average speed is a scalar, average speed has only and only the magnitude, average velocity is a vector, it has a magnitude, it has a direction. And one more thing which you will note at last, अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी को बेटे वेक्टर माना, तो जो जो चीजें वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगी वो सारी चीजें एवरेज वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगी. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. इन द सेम वे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और अगर पॉजिटिव है उसका क्या मतलब है, मैं आपको बोल चुका हूं बेटी. अगर नेगेटिव है उसका क्या मतलब है, मैं आपको बोल चुका हूं बेटी. अगर जीरो है उसका क्या मतलब है. अगर किसी केस में पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, उसका आपका एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हुआ. ये एक बच्चे ने एक बार मेरे को जोक भेजा था, सर इफ आई एम बोर्न इन अ हॉस्पिटल एट अ पर्टिकुलर बेड एंड देन आई डाई इन द सेम हॉस्पिटल एट द सेम बेड, व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी? आई विल से जीरो. क्योंकि जब आप पैदा हुए, आपका एक हॉस्पिटल में आप पैदा हुए, वो एक बेड पे आप पैदा हुए, आपका कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट था, ठीक है. फिर आप दुनिया में आए, आप चले उठे बैठे, चाय पी, खाना खाया, बड़े हो गए, और लास्ट में उसी हॉस्पिटल के उसी बेड पे लेट अस सपोज वो मर गया. इसका मतलब फाइनली एट द एंड ऑफ हिज लाइफ व्हाट इज हिज कोऑर्डिनेट? अगेन द सेम. So what is the overall displacement of that man? Zero. So average velocity is zero. So if you are born in a hospital and you die in the same hospital at the same bed, your average velocity in the whole is zero. Okay. So this finishes up the concept of speed and velocity.